नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बात इजराइल और हमास युद्ध के 47 दिन बाद आखिरकार सीज फायर हो गया, इसी को लेकर करेंगे। अब गाजा में तोप, बंदूक और फाइटर जेट्स की आवाजें बंद हो गई हैं। एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ जंग में 4 दिन के सीज फायर को मंजूरी देती है और इसके एवज में हमास इजराइल के 240 बंधकों में से 50 बंधकों को छोड़ेगा। इजराइल सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार अगले 4 दिनों में हमास इन बंधकों को रिहा करेगा और इस इजराइल की ओर से हमला पूरी तरह से बंद रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार हमास जिन बंधकों को रिहा करेगा उनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इन्हें 10 से 12 के समूह में रिहा किया जाएगा। तेल अवीव की मीडिया के अनुसार जिन लोगों को रिहा किया जाएगा उनमें 30 बच्चे, 8 माएं और 12 महिलाएं शामिल हैं। सीज फायर की जानकारी देते हुए इजराइल ने कहा कि इजरायली सरकार सभी अपहत लोगों को घर लाने के लिए प्रतिबद्ध है और आज रात सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले चरण की रूपरेखा को मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 50 इजरायलियों को, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, 4 दिनों की अवधि में रिहा किया जाएगा। इस दौरान लड़ाई में शांति रहेगी। सीज फायर समझौते पर इजराइल ने कहा कि हमास अगर 10 और बंधकों को छोड़ता है तो सीज फायर की मियाद 1 दिन और बढ़ जाएगी। अभी हमास के पास इजराइल के 240 बंधक मौजूद हैं, यानी कि अगर हमास 50 के अलावा 10 और इजरायली बंधकों को छोड़ता है तो इजराइल अपनी ओर से सीज फायर को 1 दिन और बढ़ा देगा। खबर यह भी है कि 50 बंधकों के बदले में इजराइल 300 फिलिस्तीनी बंधकों को भी रिहा करेगा। हालांकि इजराइल सरकार की ओर से जारी बयान में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सीज फायर की शर्तों में अभी भी अस्पष्टता की स्थिति है। इससे पहले सीज फायर के लिए हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान विपक्ष ने सरकार को आगाह किया था कि इस डील से हमास की कैद में मौजूद सभी बंधकों को छुड़ाने की इजराइल की काबिलियत पर नकारात्मक असर पड़ेगा और इसके अलावा हमास को मिटाने के इजराइल के मिशन को और भी जटिल बना देगा। विपक्ष ने कहा कि एक बार जंग को अस्थायी रूप से रोकने के बाद इसे फिर से शुरू करने में कई दिक्कतें आएंगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आईडीएफ युद्ध विराम की मियाद खत्म होते ही और बंधकों के वापस आते ही फिर से जंग शुरू करेगा। अब इस जंग का अंजाम क्या होगा, ये 4 दिन बाद पता चलेगा, जब युद्ध विराम की समय सीमा खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सीज फायर के लिए कतर और अमेरिका ने काफी कोशिश की। लगभग 7 हफ्तों से चली आ रही जंग में युद्ध विराम कराने के लिए कतर में लगातार कूटनीतिक हलचलें चल रही थी। कतर के अलावा अमेरिका भी शामिल है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस युद्ध विराम को संभव कराने में अहम रोल निभाया। इधर इजराइल हमास जंग पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र हल है। तो इजराइल और हमास के इस पूरे मामले पर जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है उसको जानेंगे कि क्या कुछ इसके मायने निकलकर सामने आते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ जितेंद्र ओझा जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आपका दोनों का ही स्वागत है। ओझा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, अब इस जंग का अगर अंजाम जानना चाहें तो क्या होगा, क्योंकि अब तो 4 दिन के बाद ही पता चलेगा कि ये युद्ध विराम की जो समय सीमा खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या कुछ होगा। फिलहाल तो हमास और इजराइल का, जैसा कल आपने कहा था, उस बात को मैं अब सत्य भी मानना चाहूंगी। आपने कहा था कि जो वॉशिंगटन पोस्ट पर जो खबर आई है, कहीं ना कहीं उसमें तथ्य हैं, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, तभी इस तरह की बात सामने आई है और वैसा ही हुआ ओझा जी। इसलिए अब आपसे ही समझना चाहेंगे कि क्या हमास और इजराइल के बीच में ये जो समझौता हुआ है, इसके सही मायने निकाले जा सकते हैं, समझना चाहेंगे। दोनों पक्षों के लिए युद्ध ठीक नहीं है। पहले भी मैंने कहा कि हमास का जो है किसी और ने उपयोग किया है और किसने उपयोग किया है हमें मालूम है, लेकिन हम कहना नहीं चाहते हैं। ये एक प्रोग्रेस है। डिप्लोमेसी में हम कहते हैं कि कभी भी बातचीत की शुरुआत होती है तो वो एक प्रगति मानी जाती है। तो ये बैक चैनल से नेगोशिएशंस, बातचीत चल रही थी। अब फिर जरूर कहीं न कहीं से प्रेशर आया है, अमेरिका को भी ऐसा लगा है
कि देखिए अगर ये युद्ध चलता रहा और इजराइल को पूरा मौका नहीं मिला हमास को खत्म करने का, तो वो शायद बात बिगड़ सकती है। और कतर के बारे में परसों भी मैंने आपके साथ कहा था कि कतर जो है तमाम इस्लामिक रेडिकल्स के साथ बैक चैनल से बात करता है, और ये बातचीत जो है बिना अमेरिका के CIA के या अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के नॉलेज के हो ही नहीं सकती है, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक प्रगति मानी जा रही है। देखिए पूरा रेजोल्यूशन तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका की जो गुडविल है, जो साख है, सभी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ऐसा लगता है, सस्पेक्ट हमारी है कि उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक टेम्पररी सीज फायर किया है और कहा है दोनों पक्षों को कि कम से कम और बातचीत कीजिए। तो अब इसका ये होगा कि ये एक पहला स्टेप है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक फर्स्ट स्टेप कैसे जाता है, उसके बाद जो है दूसरी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन दूसरे लोगों का ये भी कहना है और अमेरिका का भी कहना है कि 2 स्टेट स्टडी होनी चाहिए। एक हाल के कुछ वर्षों में आप देखें कि बहुत गलत किस्म से जूइश रेडिकलिज्म बढ़ रही थी, और जो अलग सा मस्जिद है उसमें जाके लोग तोड़ा पड़ रहे थे और सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था और बहुत वायलेंट ये हो रहा था। तो ये जूइश रेडिकलिज्म का भी बढ़ना संभव है कि इजराइल में यहूदियों के पास ये मौका है कि वो जूइश रेडिकलिज्म से इस्लामी को खतरा पहुंचा सके, लोगों को परेशान कर सके। लेकिन ओझा जी आपसे एक बात और समझना चाहेंगे, जिस तरह से अपनी इजराइल अपनी इस बात को लेकर डटा हुआ था, जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहा था, मानने को तैयार नहीं था कि सीज फायर किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमास की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं अगर युद्ध विराम होता है तो बढ़ जाएगी। ऐसे में जब ये समझौता आता है कि 50 बंधकों को छोड़ने के लिए 4 दिन की युद्ध विराम के लिए मोहलत दी गई है, तो कहीं ना कहीं इजराइल के पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है? क्या सोचकर इजराइल ने इस पर अपनी सहमति दी है, हामी भरी है, ये समझना चाहेंगे। वही मैं कह रहा था कि इजराइल को भी लग रहा है कि अगर पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उसके खिलाफ चला जाएगा तो वो उसकी सुरक्षा को खतरा पहुंचाएगा। और यही वजह है कि मोसाद के जो पिछले चीफ थे यसी कोहन, तो वो जो है कोशिश कर रहे थे अब्राहमिक अकॉर्ड से कि नहीं, हमें मुसलमान देशों के साथ कोएग्जिस्ट करना है। और ये जिस किसी ने हमास का अटैक करवाया था तो उसका बहुत ही सोचा समझा दूरगामी परिणाम वाला ये था कि ऐसा करें कि जिसमें जो है अमेरिका और इजराइल दोनों की एक जबरदस्त शिकस्त हो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में। तो ये किया गया और ये जो हुआ है इसमें तो पहली बात ये मानी गई है कि देखिए अगर बातचीत होती है, हम लोग की डिप्लोमेसी में मंजू सेठ जी आपको अच्छे से बताएंगे कि डिप्लोमेसी में हम कहते हैं कि आप एग्री करते हैं दूसरी तरफ मुलाकात करने के लिए, तब भी ये प्रोग्रेस है, तब भी कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये इसके बाद बातचीत होती है, 50 बंधकों के बाद और बंधकों को हटाए जाने की बात होती है, अच्छे से नेगोशिएशन को कंक्लूड किया जाता है, तो शायद हम किसी परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। कम से कम बातचीत की तो शुरुआत हुई है, बैक चैनल से ही सही, वो एकदम साफ आया है और इजराइल ने भी अपनी पोजीशन को कंट्रोल किया है। देखिए जब युद्ध होता है आज की तारीख में तो एक कॉम्प्रिहेंसिव युद्ध होता है, उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये तमाम चीजों की असर होता है। तो इजराइल की जो पोजीशन थी किसी हालत में नहीं मानेंगे, वो एक मैसेज देना चाहते थे कि हम बहुत रेजोल्यूट है, डटे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका से और उनके तमाम दोस्तों से जो आई, जो कुछ पेशकश हुई, जो कुछ पहल हुई, तो उस पहल के बाद उनको लगता है आश्वासन कि शायद उन्हें करना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में संभव है। कभी कभी कहते हैं कि हम बैटल तो जीत जाते हैं, वॉर हार जाते हैं। तो इस तमाम इंसिडेंट्स के बाद इजराइल के सुरक्षा को खतरा पहुंचेगा अगर तमाम मुसलमान देश उसके खिलाफ चले गए। तो यही वजह है कि इजराइल ने इसको माना है, लेकिन इसे पहला कदम समझे, ये कदम ठीक से चलता है और आगे बात बनती है तो मुझे लगता है कि कुछ प्रोग्रेस होगा। नहीं होता है तो फिर निश्चित रूप से ये समस्या तो इतने लंबे सालों से चल ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातचीत अगर प्रोग्रेस होगी तो और बंधकों की रिहाई की बात होनी चाहिए और फाइनल स्टेज में होना चाहिए कि कैसे इसका समाधान होगा। तो एक तरीके से गाड़ी आप कह सकते हैं कि ट्रैक पे जरूर आ गई है। बिल्कुल। मंजू जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इजराइल इतना सख्त था, उसने अपनी जो मनमानी थी और जो अपना सख्त रवैया था उसे कहीं ना कहीं जो मासूम लोग मारे जा रहे थे उन्हें देखते हुए उसे बदला है, लेकिन आपको क्या लगता है हमास एक आतंकी संगठन है, हमास की कही हुई बातों पर कितना भरोसा जताया जा सकता है? जब उसने ये कहा कि 50 बंधकों को छोड़ा जाएगा तो इजराइल ने इस पर हामी भरी है। आपको लगता है कि हमास इतना भरोसा करने लायक है जिस बात को वो कह रहा है और वो करेगा? और अगर अंत में वो इस बात से मुकर जाए तो क्या होगा? जैसे आपने कहा कि ये मुकर जाए तो क्या होगा, मुकर जाने की बात उनको शायद मुझे लग रहा है शायद कम चांसेस हैं, क्योंकि
उनके भी बंधक और जो विमेन और चिल्ड्रन है उनको भी छोड़ा, इजराइल ने मान लिया, उनको भी छोड़ देंगे। तो दोनों तरफा होगा ये। अगर एक ही तरफा होगा तो फिर लड़ाई फिर शुरू होगी। हमास का तो बिल्कुल हम देख ही रहे हैं उनका क्या है, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी उनको कन्विंस किया होगा कि यही तरीका है आगे चलने का, और नेगोशिएशन के आगे करके ही आगे सबका फायदा है, लोगों का फायदा है। और जैसे ओझा जी ने भी कहा, एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस फिर से रीबैलेंसिंग की तरफ भी जा रहे हैं वहाँ पे मिडिल ईस्ट में। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है हमास को भी लगा होगा कि उनके हित में है कि थोड़ी देर, और उनको अपना रिकूप करने में भी, अपने जो फोर्सेज है रिकूप करने में भी उनको थोड़ा मौका मिलेगा। तो भरोसा उनके ऊपर बहुत कम किया जा सकता है जो अभी तक उनका व्यवहार रहा है, लेकिन उनको भी कम ऑप्शन है क्योंकि वो भी चाहेंगे कि उनको भी अच्छे पॉइंट्स मिले, और उनके जो सपोर्टर्स हैं खासकर कतार वगैरह और ईरान वगैरह वो सब वो भी उनके ऊपर प्रेशर डाला होगा। सभी एक कंबाइंड प्रेशर है उधर जी, तभी जाके वो माने हैं। और उनको उनकी सारी जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे, तो इसलिए उनको भी कोई ऑप्शन नहीं रह गया, इसलिए उन्होंने ये आई थिंक माना है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, उन्होंने कहा था कि हमारे दो मकसद हैं, एक हमारे हॉस्टेजेस छुड़ाना और हमास को खत्म करना जी। तो अगर हॉस्टेजेस छूटते हैं तो उनका एक मकसद तो पूरा होता है। हमास को खत्म करना मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट उनके ऊपर प्रेशर तो डल गया है, शुरुआत हो गई है, ये कहा जा सकता है जी। बिल्कुल बिल्कुल ओझा जी, लेकिन एक बात समझाइए, 50 बंधकों को छोड़ने के बदले में इजराइल 300 फलस्तीनी बंधक छोड़ने की बात कर रहा है, ये किस तरह से ये तय किया गया है? और जब इस बात को इजरायली सरकार की ओर से जारी बयान में देखा जाता है तो इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाती है, इसे कैसे समझा जाए? इजराइल की तरफ से जिन लोगों को इन्होंने कैद किया है, तो वो कोई जघन्य अपराधी नहीं है। कई तो ऐसे हैं जिन पे छोटे मोटे अपराध हैं, पॉलिटिकल डिसिडेंट है, तो उनको भी पकड़ के इजराइल ने बंद कर दिया था। तो इस वजह से जो हमास की तरफ से जो लोग पकड़े गए वो तो अपहरण करके पकड़े गए लोग थे, तो उसको छोड़ रहे हैं। हाँ। तो इस वजह से पॉलिटिकल की तरफ देखा जाए कि पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को जो है वो उसको फोर्स से क्रश नहीं किया जा सकता है। तो इससे जो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस उसकी वही है कि वो इजराइल मानने को तैयार है कि देखिए पैलेस्टीन की समस्या एक राजनीतिक समस्या है, उस राजनीतिक समस्या का एक हल होना चाहिए, और उसके लिए गुडविल जेस्चर के लिए वो जो है अपने तरफ से कोशिश सिग्नल ये देना चाहता है कि पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को वो छोड़ेगा। और जहां तक हमास ने जो भी किया वो तो इनोसेंट सिविलियंस है, उसको पकड़ के जो है उसने बंद कर दिया है। और यही वजह है कि ये दोनों ने काफी सोच विचार के बाद इसको फैसला किया है, क्योंकि जो 350 लोग हैं, 350 में से 350 जो है वो वायलेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनका। तो यही वजह है कि उन्होंने ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उसको रिलीज करने की पेशकश की है। और जो आपने कहा कि क्या मुकर जाएगा, तो मुझे लगता है कि मुकरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, उन फैसिलिटेटर्स की भी क्रेडिबिलिटी साथ में है। तो बातचीत में कभी फॉर्मल बातचीत तो मैंने कहा कि कभी कभी होती है, लेकिन इनफॉर्मल में उनकी भी अपनी क्रेडिबिलिटी सवाल पे है। जो पैलेस्टाइन के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी पे है। और ये एक इंटरिम मेजर है, ये एक पहला कदम है। जैसे मैंने कहा कि इस कदम को अगर ठीक से ले जाया जाए तो शायद हम जो समस्या है, जो हमारा कहना है कि जो फिलिस्तीन की समस्या है उसको सुलझाने की दिशा में एक प्रगति हो सकता है। बहुत पेचीदा, बहुत मुश्किल ये होगा, लेकिन फिर भी इस हालात में जो सीज फायर हुआ है तो मुझे लगता है कि बहुत मेहनत हुई है, और देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल मंजू जी, देखिए मेहनत, जैसा कि कहा ओझा साहब ने, मेहनत काफी की गई है। कई देश तो इसमें जी जान से जुटे रहे। बात अगर कतर की जाए तो कई तरह की कूटनीतिक बैठकें होती रही इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। अमेरिका ने काफी कोशिश की है, इस पूरे मामले में बहुत अहम रोल निभाया है। ऐसे में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान आ जाता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र हल है, तब इसे आप कैसे देखती हैं? क्या इस होड़ में उन्होंने ये बयान जारी किया? अभी तक तो शी जिनपिंग की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया, इतना कुछ हो गया, लेकिन अचानक से आता है तो किसके क्या मायने निकाले जाएं? हो सकता है कि चीन भी अब इसमें थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहा है। उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में। उन्होंने अभी हाल ही में वो पीस डील्स भी कराए हैं वहाँ पे,
ईरान और सऊदी अरेबिया में, तो उनका वहाँ पे बढ़ रहा है और अपना दिखाना चाहते हैं कि हम भी इसमें एक प्लेयर हैं। और ये 2 स्टेट सोल्यूशन ही मुझे लगता है, मेरा मानना है कि यही एक सोल्यूशन है इस नॉन स्टॉप लड़ाई का। और अगर कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और उनको हमास को, इजराइल को, जितने लोग हैं वहाँ पे, मतलब जितने पॉलिटिकल लीडरशिप है, सब कन्विंस अगर हो जाते हैं, और ये जो फर्स्ट स्टेप है, जैसे कहा फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स फाइंडिंग अ सोल्यूशन, तो अगर ये आगे बढ़ता है और 4 दिन की सीज फायर होल्ड करती है और उसके बाद हॉस्टेजेस और रिलीज होते हैं और बाकी तो बिल्कुल बाहर बैकग्राउंड में चल रही होगी सेकंड इनफॉर्मल चैनल से, बैक चैनल से, तो वो बातचीत तो चल ही रही है और चलेगी, मेरा मानना है। लेकिन अगर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो दोनों के हित में हो, उनके भी हमास तो कहता है हमें नहीं चाहिए दो स्टेट सोल्यूशन, इजराइल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट इट टू एग्जिस्ट। तो अगर इजराइल और हमास दोनों अपने जो कट्टर पोजीशन हैं उनसे अगर हटते हैं और ये नेगोशिएशंस आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि, और अब चीन भी कह रहा है, यूएसए भी कहा है सभी, और यूएन में भी पहले रेजोल्यूशन पास हो चुकी है 2 स्टेट इसकी मतलब सोल्यूशन की। तो अगर उधर की तरफ चलते हैं तो मेरा मानना है कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन उसके लिए चीन को भी प्रेशर डालना पड़ेगा इनके ऊपर, और कतर को खासकर बिल्कुल, और ईरान को, इनके ऊपर हमास को कन्विंस करना पड़ेगा कि यही एक तरीका है, तभी आगे चल के कोई रेजोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन उम्मीद अब इस वक्त इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वी कैन ओनली होप दैट उस डायरेक्शन में ये सब चीजें जाएं। बिल्कुल। ओझा जी, आपको क्या लगता है, अचानक से शी जिनपिंग का बयान आना कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र हल है, आपको क्या लगता है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? जिस दिन ये आक्रमण हुआ 7 या 8 अक्टूबर को, उसी दिन 2 घंटे 3 घंटे के भीतर मैंने कहा शायद आपके चैनल पे या किसी और चैनल पे कि इस अटैक की जानकारी चीन को नहीं हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं कि जितनी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन हुई है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो चीन का, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा मैंने कहा था कि ये अटैक सिर्फ मोसाद पे नहीं या इजराइल पे नहीं है, इसका निशाना इनडायरेक्ट अमेरिका पर भी है कि वो चीन जो है अमेरिका को ये सबक देना चाहता है कि देखिए इस एरिया में आप उतने पावरफुल नहीं हैं जितने आज से 50 साल पहले हुआ करते थे। तो ये जो है जियोपॉलिटिकल राइवलरी चीन और अमेरिका की वेस्ट की चल रही है कई एक थिएटर्स में, और वेस्ट एशिया में, जैसे मंजू जी ने कहा कि जो उनका चीन का पहल था कि उन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया को एक साथ ला दिया, तो वो चीन दिखाना चाहता है। कभी कभी होता है क्या है कि जियोपॉलिटिक्स में खास करके जब ये चीजें बहुत डेवलप हुई हैं कि ऊपर से कुछ और कहा जाता है, भीतर से एक और सिग्नलिंग होती है, और हम लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सिग्नलिंग क्या है। तो चीन की तरफ से बड़ा क्लियर सिग्नलिंग है कि मैं इसमें एक स्टेक होल्डर हूँ और मैं इसमें एक पावरफुल स्टेक होल्डर हूँ। चलिए आप सीज फायर तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक पोजीशन है। तो ये जो है एक डायरेक्ट आप कहें कि अमेरिका को एक मैसेज है कि आप टोटली अपने हिसाब से नहीं चल सकते। कई एक तरीके से उन्होंने कहने की कोशिश की। तो देखिए चीन हमेशा से इसमें इन्वॉल्व रहा है, भले ही मीडिया में नहीं आया, भले ही डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, मैं यही मानता हूँ वक्ता जी। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया है इजराइल की मंशा क्या है और हमास की क्या कुछ मंशा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।